नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। ये कैसे आभास होता है प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो पश्चिम बंगाल में गए, उन्होंने कहा या तो मैं पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा होऊंगा। कैसे पता चलता है उनको ऐसी गंभीर सी चीज़ें? देखिए, वो 25 साल से सत्ता में हैं और अब उनको ध्यान आया कि पश्चिमी बंगाल में शायद मेरा पिछला जन्म था या अगला जन्म बंगाल में होगा। तो ये जो वर्ष है इसमें कुछ उनको एनलाइटनमेंट हो रहा है, नई नई रोशनी आ रही। हालांकि इस तरह की हरकतें वो करते रहे हैं, हर स्टेट जिस भी प्रांत में जाते हैं वहीं पे। और इस प्रांत के नहीं, वो चीन से भी अपना रिश्ता बताते हैं, वो बोहरा मुसलमानों से भी अपना रिश्ता बताते हैं, क्रिश्चियन से भी अपना रिश्ता बताते हैं। और जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ को तो जिस देश में जाते हैं उसका भी रिश्ता ढूंढ लेते हैं। और हर चीज़ पे, हर बात पे कहीं उनका बुद्ध से भी रिश्ता है, महावीर से भी है, नानक से भी है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। वैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो जिस प्रांत में जाती थी वहाँ की वेशभूषा धारण कर लेती थी, खासतौर से उत्तरी पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो ये होता इसलिए है कि आप ऑडियंस जो है उस क्षेत्र विशेष की उससे एक आप कनेक्ट करने का तरीका है। और हो सकता है ये चीज़ इन्होंने कहीं कम्युनिकेशन की किताबों में कभी पढ़ी हो या कहीं से प्रेरणा ली हो। तो इसकी शुरुआत आम तौर पे हम ये मान सकते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम से शुरू हुई। लेकिन मोदी जी ये भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी जी का जो ज़माना था वो 50 साल पहले जा चुका। अब जिस वर्ग से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो वो बताते भी हैं कि युवाओं का भारत है, युवा भारत है, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वो इन बातों पे हंसता है, उसमें हंसी आती है। इनकी जो वैचारिकी है, जिस तरह की बड़े प्रगतिशील अपने आप को शो करते हैं, उससे उनका ये जो आचरण है मेल नहीं खाता कहीं पे भी। और इन चीज़ों पे सिर्फ हंसी आती है। मैंने भी ये बयान पढ़ा था, तब मैं ये सोच रहा था कि जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे, और भारत में चुनाव होते रहते हैं पूरा साल, तो उन्हीं प्रांतों में इनको जन्म लेना पड़ेगा। एक तरफ तो ये जन्म जन्मांतर की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। हाँ, तो एक तो ईश्वर के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं भारत में, उसको इनको जन्म देना पड़ता है, मतलब नॉन बायोलॉजिकल रूप में। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी एक स्वर्गलोक में या कहीं भी कायनात में कोई ऐसी व्यवस्था है जो सिर्फ मोदी जी के लिए एक विभाग बना हुआ है। वहाँ कहते हैं ना, चित्रगुप्त हैं, वो कुछ कर्मों का वो रखते हैं, यमराज की एक खास भूमिका है। तो जहाँ भी ये व्यवस्था है, काल्पनिक है या नहीं है भगवान जाने, लेकिन हमें मान के चलना चाहिए ऐसा है। और वहाँ एक 24/7 कोई डिपार्टमेंट है जो इन्हीं चीज़ों पर लगा रहता है कि यह रिसर्च करेगा कि भारत में पहले देखेगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके कि कहाँ कहाँ चुनाव होंगे, उसके हिसाब से फिर मोदी जी को सेट करना पड़ता है। वो जब बनारस गए थे तब भी उन्होंने गंगा से रिश्ता जोड़ा। एक आदमी जो भिक्षा काल में, अपने 35-40 साल के भिक्षा काल में 29 अमेरिकी राज्यों का दौरा कर चुका, वो पूरे उसमें इस पूरे काल में बनारस नहीं गया। नहीं, गंगा मैया से कोई रिश्ता नहीं था उनका। तो वहाँ जाकर वहाँ भी ये कहा कि मैं भेजा गया है, ना मैं आया हूँ ना बुलाया गया हूँ। तो जहाँ भी जाएंगे ना, आम लोगों की तरह से नहीं होता। तो जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उससे ऊपर उठे, शायद इसलिए नॉन बायोलॉजिकल है। अभी इनको जब केरल जाएंगे तो केरल भी कहना पड़ेगा, कोई ना कोई कहानी केरल से जोड़ेंगे, फिर तमिलनाडु से जोड़ेंगे, और शायद असम में भी जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से चीज़ों को जोड़ते हैं, बाकी तो तोड़ने का ही काम करते हैं। तो पब्लिक को पब्लिक से तोड़ देते हैं। हाँ। और अभी जो हमने शायद कल परसों बात करी थी, जेवर एयरपोर्ट वाली बात हो गई थी। वह तो लाइटें चलाती थी। हाँ, जला दी दिन में मोबाइल के। और बाद में पता चला कि ये सारी भीड़ जो है प्रायोजित थी, और गलगोटिया जो मशहूर यूनिवर्सिटी है, उसके बच्चे ले रखे थे। उनको चिट्ठी बाकायदा जारी हुई। उनको ये कहा गया कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी हाजिरी डबल कर दी जाएगी, यानी आज की भी छुट्टी और कल की भी छुट्टी आपकी। उसमें एक सलाह उनको दी गई कि आप आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल फ़ोन जरूर लाएं। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, क्या करेंगे? चूँकि ये संदेश जारी, मोबाइल क्यों लाएं, इसका मतलब उनको आदेश था
कि ये वाली घटना हम जो करेंगे वहाँ, मोदी जी ये काम करेंगे फ्लैश लाइट वाला, ये बहुत पहले तय हो चुका था। मैं कह रहा हूँ ना, एक व्यवस्था ऊपर भी सारा डिपार्टमेंट बिजी रहता है, एक यहाँ रहता है व्यवस्था डिपार्टमेंट। हाँ, और उसी हिसाब से उनकी स्पीच तैयार होती है, उसी हिसाब से उनके कपड़े तय होते हैं, और उनको सब बताया जाता है। जो टेलीप्रॉम्प्टर पे आप कहते हैं ना कि यूं ताली बजानी, तो उस पर लिखा होगा कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पे लाएं, इस तरीके से करें, ये सारा है सब पूरी स्क्रिप्ट है। इतना तो क्या लिखा है, बिल्कुल लिखा होता है, मैंने तो पढ़ रखी है, सच में बता रहा हूँ मैं आपको। कहाँ हंसना है, कहाँ गुस्सा लाना है, आप ये देखो। आपने वीडियो, अब मैं तो वीडियो उनकी देखता हूँ बहुत, मुझे उनसे बड़ा प्रेम है। वो कह रहे हैं ये कांग्रेसी, इतना गुस्सा, मैं तो डर गया एक बार को, मैंने कहीं, मैंने शायद मुझे ना कह रहे हो ये कांग्रेसी। कोई भारत का प्रधानमंत्री आपने क्रोध में देखा हो तो बता दो मेरे को, क्रोध में सार्वजनिक मंच पे, नेहरू से लेके और मनमोहन सिंह जी तक, कि किसी ने मंच पे सार्वजनिक रूप से इतना गुस्सा दिखाया कि आंखें बाहर निकलने को तैयार है, और पता नहीं क्या करते हैं, AK-47 तो लिखा रखेगा अब आंखें बाहर निकालो हैं। हाँ, तो पता नहीं क्या उसमें है, सारी चीज़ होती हैं। चूँकि अभिनय के बहुत बड़े शौकीन हैं। अभी सुनिए आप, जेवर एयरपोर्ट के किस्से खत्म नहीं होंगे, जब से ये आए तब से किस्से खत्म नहीं होते, और तुम कुछ करते नहीं। आपने तो रास्ता ढूंढ दिया, हरियाणी लोग कथाएं सुनाने लगे, मुझे मौका कम मिलता है। वहाँ मंच से अनाउंस किया गया कि अब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, तो एक महिला अपने थाली में रख के वो सारी चीज़ें लाती है, और उनको कहा गया कि आप रिमोट दीजिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी के हाथ में रिमोट आ गया, वो वहीं खड़ी रहीं, मातृशक्ति हमारी, होता भी नियम। तो उन्होंने कहा कि दूर हटो, मतलब फ्रेम में आप कैसे आ रहे हो, ये मेरी मानता, मैं योगी को झेल रहा हूँ, ये साइड में खड़ा है, उनका बस चलता तो पीछे हटा देती हूँ। फोटो का बहुत ध्यान रखते हो। अरे कैमरे फ्रेम छोड़ो, मार्क जुकरबर्ग को नहीं हटा दिया तो साइड करके इधर हो जा, मतलब भाई इतना कॉन्शियस प्राइम मिनिस्टर, भारत की तो बात छोड़ो, विश्व में कहीं नहीं हुआ। अभी एक नेता का मैं देख रहा था, उनको बोला कि मैंने तुम्हारे पाँव देखे थे अम्ब्रेला, तो क्या बोलते रहे थे उनको। हाँ, वो हैरान थी कि क्या बोल रहे हैं। बहुत पुराने लोग जानते हो, एक फिल्म आई थी, एक बहुत 70s में आई होगी शायद, पाकिज़ा, मीना कुमारी की, उसको बनने में 20-25 साल लगे थे शायद, फिल्म को बनने में। तो उसमें राजकुमार हीरो हैं और मीना कुमारी हीरोइन है। तो वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और राजकुमार, उस जो ज़माना ऐसा था कि लोग एकदम प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते थे, तो मीना कुमारी सो रही थी, तो उन्होंने कहा, वो लिख के चले गए एक चिट पे कि तुम्हारे पाँव देखे, बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, है ना, मैले हो जाएंगे। मुझे यह लग रहा है कि जो मोदी जी की आत्मा शायद उस समय राजकुमार के अंदर चली गई होगी, कि इतनी इंटरेस्टिंग बात कि मैंने आपका वो देखा इतनी बारीकी से, है। तो ये मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत पॉजिटिव सेंस से बोल रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बढ़िया एंटरटेनर मानता हूँ, है जी, बिल्कुल। और इतने संकट के समय में 2014 में आए थे, पूरे देश का भूत बना रखा है एक आदमी ने जी। भाई साहब, एक दिन पिछले जब तक से वो प्रधानमंत्री बने, एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जब 10 बार 15 बार हमने मोदी जी का जिक्र ना किया हो। और ये पूरे भारत के साथ है, कि पूरी पृथ्वी के पेड़ों को कलम बना लूं, और समुद्र को स्याही बना दूं, तब भी मोदी जी की महिमा नहीं लिखी जा सकती। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, सारी स्याही खत्म कर लो, मेरी महिमा नहीं लिख सकते। तो मोदी जी हैं। इवन इन पे जो किताब लिखने वाले लोग हैं ना, उनके सब्र का बांध टूट चुका है। वो दुखी हो गए, समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो मान के चलते हैं कि 15 चैप्टर में आ जाएंगे मोदी जी, लेकिन पता चलता वो ग्रंथ तो पूरा होने का नहीं, नाम नहीं ले रहा। तो महाकाव्य है ना ये तो। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो 9th में जी, तो वो बच्चे थोड़ा IQ लेवल थोड़ा अच्छा है, तो बोले वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जो RSS द्वारा संचालित है। तो वो बोले मोदी जी की तारीफ में मैम ने कुछ कहा, और बोला हम 3-4 बच्चे ऐसे मुंह करके हंसने लगे। तो बोले, मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले अंकल मैम ने हमारी तरफ कराया,
बोली पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे, अब तो बच्चों को भी समझ में आने लगी। अभी 1-2 दिन पहले मैं प्रशांत किशोर की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बड़ी गहरी और गंभीर बात कही। हालांकि वो विवादास्पद व्यक्ति हैं। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी केवल आपका वोट लेने के लिए इच्छुक नहीं है, वोट तो आप दोगे तो उसके साथ में आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपकी वैचारिकी को लेना चाहती है कि वो उनकी विचारधारा को आप अडॉप्ट कर लो। मतलब आपके खुद के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाए। आप क्या खाएं, क्या पिएं, कैसा पहने, कैसा सोचें, वो सारी चीज को खरीदना चाहते हैं। तभी तो एक गरीब आदमी भी आज ये कह देता है सर मैं 25,000 का सिलेंडर ले लूंगा लेकिन चाहिए मोदी जी। तो जी बिल्कुल, तो वो उस लक्ष्य में कामयाब भी हुए। वो कहते केवल वोट नहीं चाहिए, केवल वोट लेना तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, राजनीति इसका नाम है, लेकिन साथ में आप सब कुछ लेना चाहते हो कि आपके कमरों की दीवारों पे दीनदयाल उपाध्याय के, मुखर्जी के, गोलवलकर, हेडगेवार की फोटो हो, आपके सोचने समझने का सारा तरीका वैसा हो जो गुरुजी ने बताया। तो ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती है इस देश के सामने। क्या सफल हो गए हैं जी इसमें? हो जाएंगे? देखिए काफ़ी हद तक तो सफल हो गए हैं। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है कि ये एक आज्ञाकारी समाज की संरचना के लिए प्रयासरत हैं, एक ओबीडेंट सोसाइटी, जो अभी तो केवल ये होता है कि सूचना बंद केवल आरएसएस के कार्यकर्ताओं तक सीमित है। वो ये चाहते हैं भारत का हर नागरिक जब उसको कहा जाए कि उठो और ताली बजाओ, थाली बजाओ। तो ये जो टेस्टिंग चल रही है ना, अभी जेवर में भी ये टेस्टिंग की थी, एक बार ये देख रहे थे कि भाई कितना असर बाकी है, तो अच्छी उसको एक जन्म तो इनका गलगोटियां भी होना चाहिए जी। ये तो हर रोज जन्म लेते हैं, अभी वैसे जन्म लेते हैं। अभी वैसे आपने उसकी आत्मज्ञान की बात की थी ना मोदी जी के, एक इंसान और हैं जी जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे, वो हैं स्वामी रामदेव जी। हाँ, स्वामी रामदेव जी वो व्यक्ति हैं जो काला धन करके है ना कांग्रेस सरकार की जोड़ों में बैठ गया था जी बाद में। वो और अन्ना 2 बड़े कारण हैं प्रमुख। तो अन्ना जी तो पता नहीं कहाँ गन्ना चूस रहे हैं, पता ही नहीं उनका। लेकिन ये आदमी अब कहने लग गया है कि मोदी जी गंभीर मामलों पे तो कुछ बोलते नहीं, और कहते हैं कि ट्रेड डील को लेके कासा परेशान है, क्योंकि ट्रेड डील अगर होती है तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो अमेरिका में बिकते हैं, वो लगभग मतलब दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। तो वो मोदी जी पे कभी कभी टिप्पणी करने लगे हैं सुबह। देखो वो ना अपनी प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन मोदी जी से मानने लगे हैं अब। पहले तो जब मोदी जी का उदय हुआ था उन्हें लगा था कि मोदी जी उनसे ज़्यादा विद्वान है हर मामले पे, और उनकी प्रतिभा पे रामदेव को पूरा भरोसा था। अब धीरे धीरे उनको ये एहसास हो रहा है कि ये आदमी उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मैं समझता था। असल में तो बुद्धिमान मैं हूँ। आपने भी देखा होगा उन्होंने एक स्वदेशी की कल्पना देख के सारी जो कंपनीज हैं मल्टीनेशनल उनको बाहर कर दिया था, और उसी सनक में वो 15 रुपए का पेट्रोल और पता नहीं क्या क्या प्रलाप उनका अनर्गल शुरू हो गया था। अब उन्हें ये लग रहा है कि अब से बेहतर मौका नहीं मिलेगा, चूँकि जो अब तक पेश किया गया सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस धरा पे वो सच में तो इनसे कम है, और अब उनकी संभावनाएं विराट हैं। तो वो अब ईरान के पक्ष में भी बोल रहे हैं, है ना, और अब वो अपनी राय भी देने लगे। लेकिन उनको मेरी राय ये है, सलाह ये है कि अभी बहुत जल्दी ना करें, दड़ मारे पड़े रहें। हाँ, वो फायदेमंद है, क्योंकि मोदी जी जो ना जब चुप होते हैं तो उस समय कुछ योजनाएं बना रहे होते हैं, और जो 18 घंटे उनके काम करने का शेड्यूल है उसमें वो 15-16 घंटे इसी काम पर योजनाएं बनाते हैं। उनके पास एक डायरी है मोदी जी को, हाँ, जो 20-25 साल से उन्होंने तैयार की हुई है कि उन्हें कभी अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हुए किसी बच्चे ने कभी मजाक उड़ाई होगी तो उसका नाम भी होगा चिंटू। और उसके बाद में वो तो ये अच्छा पढ़े ज़्यादा नहीं तो अब तक वैसा तूफान मचा चुके होते। तो अब पूरे राजनीतिक जीवन में जिस व्यक्ति ने भी उनके बारे में कुछ कहा है या उन्हें ये लगा कि कुछ कहने वाला है, उनके सबके नाम लिखे हुए, और इधर इन सारे नाम सबका इलाज बांध देते हैं। सबका इलाज बांधते हैं। तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो अब चुप हैं, बोल नहीं रहे। कहते हैं मौन बहुत खतरनाक होता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जब चुप होता है तो आपको उससे डरना चाहिए, नियम तो ये कहता है, क्योंकि उस समय वो कुछ ना कुछ विशेष करने वाला है। और कई चैनल तो कहने लगे हैं कि कुछ बड़ा होने की तैयारी है। बोले कैसे? अनुज दिल्ली में बड़ी मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग खत्म होती है सचिवों की, दूसरी आ जाती है, फिर सेनाध्यक्ष मिल रहे हैं, फिर रक्षा मंत्री मिल रहे हैं, कुछ होने वाला है दिल्ली में। अब क्या होने वाला है हमें तो नहीं पता।
लेकिन दिल्ली कुछ में होने तो वाला है। महान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनके रहते क्या होगा दिल्ली? हाँ नहीं, बस वो भी ऐसी हैं, पता नहीं कौन निकल के आ जाए और वो उस श्रृंखला में कोई और नाम ना जोड़ दे। हमें तो ये डर लगा रहता है, क्यों भारत की महिलाओं का अपमान कर रहे हो भाई। अच्छा, ये जो पश्चिम बंगाल से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, मेरे भी एक दो जर्नलिस्ट मित्र हैं, उनसे पूछा ये है नहीं कहीं भी इनका सरकार बनाने की पोजीशन पे तो नहीं है कुछ? सरकार उरकार तो बेशक बने ना बने। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया क्या कि उनका बंगाल से रिश्ता कैसे है। उन्होंने एक बार ये बताया था कि जब मैं छोटा था ना, मैं वहाँ मेट्रो देखने गया था कलकत्ता में, तो शायद ये वाला रिश्ता रहा होगा। वो मेट्रो एक्चुअली में वो ट्राम चलती थी वहाँ, वो उसको मेट्रो समझ बैठे, है ना। वो ट्राम भी नहीं आए थे जी तब। हाँ। जब ये कह रहे थे कि मैं गया था तब ट्राम भी नहीं थी शायद। और रही चुनाव जीतने की बात, तो सामद आमद दंड भेद जो इनकी स्थापित नीतियां हैं, कुछ भी तरीके से पश्चिम बंगाल को जीतना चाहते हैं। तो इनको एक जिद है पश्चिमी बंगाल को जीत लें। और अब दो चुनौती बहुत बड़ी आ गई, केरल भी साथ में आ गई और तमिलनाडु में भी कुछ इनका नहीं है, तो इन्होंने बंगाल को पकड़ लिया है। एक मतलब असम, हाँ, एक इनके पास है। हाँ, असम इनके पास है। तो बंगाल में जीतने के लिए असम में तो बहुत ही जाहिल आदमी मुख्यमंत्री है वो, मतलब वो कायदे से तो जो शपथ लेते हैं उसका ही उल्लंघन करता है वो आदमी। नहीं, वो आदमी तो है ही नहीं, वो कोई और किस्म का जंतु है। और ऐसे बाह्यात लोग, पता नहीं कैसे ये सरकार, मतलब ये तो क्या करेंगे, तो ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं जो आदमी खुलेआम ये कह रहा हो कि मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि मुसलमान असम छोड़ जाएंगे। हाँ, उनको दिहाड़ी मत दो, पूरी दिहाड़ी मत दो, ये मतलब संविधान की शपथ का ही उल्लंघन है जी एक्चुअली। तो अब ये है, पता नहीं उससे भी कोई रिश्ता कुछ ना कुछ बता। हेमंत बिस्वा से असल में रिश्ता तो ऐसे लोगों से ही है प्रधानमंत्री का। सुभाष चंद्र बोस के पुत्र हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हाँ, तो उनसे पूछा कि आपने, बोले जी मैंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन बहुत जल्दी मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता जो दिन रात केवल चुनाव जीतने और भारत के सांप्रदायिक ढांचे को जो नष्ट करने की योजनाएं बनाती है, बोले उसमें मेरा कोई काम नहीं है। दरअसल धर्मेंद्र जी, इस जो आरएसएस और संघ की जो विचारधारा है ना, इनके लोगों को अफसोस ये है, यही चाहते थे जैसे देश आज़ाद, मतलब ये तो नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो, ना अंग्रेजों से लड़े, लेकिन चाह रहे थे मान लिया अब हो गया है, तो उस समय जो देश का नेतृत्व था ना, उस समय जो संघ के नेता थे या भाजपा के, जनसंघ के, उनको दे दिया जाता। तो ये बिना कुछ कर्म के खाने वाले आदमी है, इनकी पॉलिसी है। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो नेहरू को क्यों मिल गया। अरे नेहरू तो स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे जैसी भी लड़ रहे थे, कांग्रेस को देना था शासन, तो 46 में उन्हीं की सरकारें बनी थी जगह जगह, तो सरकार उनको देनी थी। और तब से लगातार ये प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से चीज़ें हट जाएं। अब हट गई हैं तो फिर अपने सपनों का जो भारत है, हिंदू राष्ट्र है, वो बनाने के लिए ये सारे प्रपंच। हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, पर ये हिंदू राष्ट्र में जैसे ये अभी पीछे जिक्र किया था अशोक खैरात जैसे जो लोग हैं, जो पर्ची निकाल के भाग्य बताने वाले लोग, ये हिंदू धर्म को आगे ले जाने की जगह हिंदू धर्म का तो बंटाधार कर रहे हैं सर ये लोग। नहीं देखिए, हिंदू धर्म में और है क्या, अगर आप बौद्ध धर्म की जो अन्वेषण हुए पीरियड को पूरा पढ़े लोग, उस समय में हम बिल्कुल भारत क्षितिज पे था, ज्ञान की दृष्टि से हम बहुत ऊपर थे। यानी ये ईसा के समकालीन का समय है। हम जो है ना तथाकथित हिंदू धर्म वाले उस पीरियड को अपने साथ जोड़ते हुए हिचकते हैं कहीं। मतलब एक तरफ वो है ज्ञान विज्ञान प्रबोधन काल है, सारा कुछ है, जब शून्य के आविष्कार हो रहे हैं, पाणिनि की व्याकरण रची जा रही है, नागार्जुन है, रस शास्त्र पे बात हो रही है, दुनिया भर की वैज्ञानिक बातें हैं। उसके बरक्स उनके विरोधियों ने ये पाखंड सारा तैयार कर दिया। आप ये देखो ना, अभी आपको आप जाइए सोशल मीडिया पे, बागेश्वर बाबा टाइप जो लोग हैं ना, पहले तो एक दो थे, अब आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, गली गली में मिल रहे हैं सर। उद्गम है ये, मतलब इनका स्वर्ण काल चल रहा है जी बाबाओं का। अब इस पे देखो काम नहीं हो रहा कि हमारा नौजवान बच्चा जो 10वीं 11वीं 12वीं में विज्ञान पढ़ रहा है या BSc MSc कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, जब वो ये देखता है कि उसके सामने एक आदमी बैठा और उसके जीवन की हर चीज उसको बता रहा है, जो उसके बारे में कोई नहीं जानता है, कि कल आपने फिजिक्स के, मैं क्वांटम फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ा था, अगर वो बता दे तो उसका भरोसा जमेगा ना उसमें। तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता, ये समाज के ठेकेदारों का, कि इन लोगों से पूछें भाई तुम पे कहाँ से, माँ भगवती की कृपा है भाई, कृपा वो केवल आप पे क्यों है। एक वो है सर सुहानी शाह करके हैं, हाँ, वो ये काम लोगों का अंधविश्वास दूर करने के लिए करती है। बता वो भी सारी चीज देती है,
पर वो कहती है कि मैं बाबा नहीं हूँ, ये विज्ञान है। जब ये कैसा विज्ञान है, चलो इसी पे काम कर लो, इसी विज्ञान पर वो काम कहती कर ये लो। सिंपल ट्रिक्स हैं और कुछ नहीं है। अब ट्रिक्स का कई बार तो मुझे भी भरोसा होने लगता है। वो मैंने एक वीडियो देखी थी, हमारे ललित नागर जी जो पूर्व विधायक हैं, वो टोंक में गए थे राजस्थान में, और उनके विषय में टोटल सारी चीज़ें बता दी उन्होंने। हैं, साली का ये नाम है, साले का नाम है, साले और साले की लड़की वहाँ जाएगी, और वो भी बैठे रहे अरे अरे महाराज, ऐसा करना ही पड़ता है। अब जो आदमी एक चीज को छोड़ के इनको सब पता होता है कि इस बंदे का पत्रा देख के, पर्ची देख के मुझे ये कितने रुपए दक्षिणा देगा, ये नहीं पता होता जी उनको। और मजे की बात यह है कि ये जितने भी हैं ना, पता नहीं कि क्या विधा है, मैं तो नहीं जानता है, कृपा है या कर्म पिशाचनी है, कौन सी पिशाच इनके दिमाग में चढ़ गया है, लेकिन ये जरूर है इनमें से अधिकांश लोग जब बात करेंगे ना, वो कहेंगे हम सब कुछ ये सनातन के दोबारा पुनर्जागरण के लिए कर रहे हैं। सनातन राष्ट्रभक्ति, वो भाषा जो है ना, वो वही वाली आ जाती है, संघी भाषा। तो मुझे तो कहीं लगता है इनका इनसे कनेक्शन है, और आरएसएस के लोग बखूबी जानते हैं कि विधा है क्या, ये कला क्या है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि चलो इसके बहाने ये कम से कम प्रचार तो है। लेकिन मुझे वो बात अच्छी लगी मोदी जी की जी, कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ तो अभी वो लोगों के दिल में बैठे हुए हैं। हाँ, है ना। ये तो है। तो अगला जन्म में बंगाल में पैदा होंगे तो दिलों को जीतना पड़ता है। अब हम लोग भी देखो ना, वो हमारा दिल जीत चुके थे, अभी तुम रात दिन उनकी बात करते हैं। है, और पिछली तो कई वीडियो मेरे ख्याल से मोदी जी को समर्पित हैं। क्या करें जी, वो इतने महान है। हाँ, वो हमारे देश को इतनी तरक्की करवा रहे हैं, तो उनके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल करनी तो पड़ेगी। जर्नलिस्ट का तो दायित्व ही है जी। बिल्कुल, अब जर्नलिस्ट तो समाज का दर्पण होता है ना, दर्पण होता है। तो हम तो हमारे में मोदी जी को तो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए दोस्तों, आप कहाँ अगला जन्म लेना चाहेंगे? हो सकता है आपके पास फ्रीडम ना हो, मोदी जी के पास तो फ्रीडम है कि उनको पता है कि अगला जन्म शायद बंगाल में उनका होगा। वैसे बंगाल और असम दो ही ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बीजेपी को कुछ उलटफेर की उम्मीद कर रही है, और इस प्रयास में वो लगे हुए हैं। सामदाम दंडभेद उनके पास है ही, और देखते हैं चुनाव में क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि मोदी जी का जो एक बहुत लार्जर छवि जो बनी है, उसमें अब धीरे धीरे क्रैक आना शुरू हो गए हैं। कुदरती न्याय के अपने सिद्धांत होते हैं, देखते हैं वो सिद्धांत कब काम करते हैं। एक चीज़ और भी है, मोदी जी जो ना, जैसे वो यूपी चुनाव के परिणाम आए थे, वो उनके अनुकूल नहीं थे। तो आपने देखा होगा कि जब वो आए थे भाजपा के कार्यालय में, तो जय जगन्नाथ करने लगे थे। तो एक झटके में जब उनका वो कार्य सिद्धि नहीं होती राम के माध्यम से, नहीं तो राम को छोड़ दिया था उन्होंने, तुरंत छोड़ देंगे। जय जगन्नाथ था। तो हो सकता है अभी कुछ दिन वो माँ काली करें और आसाम में कामाख्या देवी की बात करें, और अगर परिणाम इसके प्रतिकूल हुए तो छोड़ देंगे। तो उस पर नज़र रखिएगा कि वो क्या कहते हैं उसके बाद। जरूर आप अपने विचार रखना दोस्तों, विचार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचार और संवाद से ही ये दुनिया की जो समस्याएं हैं, ये दुनिया को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।